हाय नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपको अपने चैनल GS7 ट्यूटोरियल्स पे। मैं मनीष आपका टीचर आपका दोस्त स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पे। तो जैसे कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं बुक्स हिंदी NIS का है क्लास 10th का। तो इसके लिए आज मैं इसका नया वीडियो लेके आया हूँ। चैप्टर 3 बहुत ही प्यारा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है गिल्लू। ठीक है, तो आप लोग पूरा चैप्टर ध्यान से सुनिएगा कि आज हम जानते हैं कि गिल्लू क्या है, किस बेस पे कहानी है और इस चैप्टर से हम क्या सीखने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। गिल्लू, जैसे नाम वैसा ही करेक्टर। ये लेखिका महादेवी वर्मा जी की कहानी है जो इन्होंने बहुत प्यार से लिखी थी। महादेवी वर्मा जी बहुत एजुकेटेड थी हमारी, और उनको पशुओं से बहुत प्रेम था। उन्होंने पशुओं को, बहुत सारे पशुओं को पाला, उस पर बहुत सारी किताबें लिखी, जिसमें से सबसे फेमस उनका नीलकंठ भी था, जो आप लोग पढ़ चुके होंगे या देख चुके होंगे। तो चलिए आज गिल्लू के विषय में जानते हैं। तो ये बहुत प्यारी सी पौधा है जिसको सोनजुई कहते हैं। ठीक है, वहाँ से ये कहानी स्टार्ट होती है जहाँ महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि सोनजुई में आज पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास ही इस छोटे जीव का स्मरण हुआ है कि इस लता में सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंची कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तो आप जानते हैं कि गिलहरी की आदत क्या है, कि गिलहरी हंसता खेलता रहता है, कूदता फांदता एक प्यारा सा जानवर है। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको जो जो पॉइंट जो आपको ध्यान करने वाली है, सबसे पहले आपकी लेखिका महादेवी वर्मा, फिर सोनजुही जो पौधा, उसके बाद लघु प्राण और कालकुसुंडी। ये 3 कैरेक्टर है जिसके बारे में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो कहानी स्टार्ट होती है, महादेवी वर्मा जी अपनी छत पे बैठी होती है और सोनचुई के पौधे को देख रही होती है। तो सोनचुई के पौधों में एक नया पत्ता निकलता है, जिसको देख के उन्हें एक ऐसे जीव की याद आती है जो उनके दिल के बहुत करीब था। ये वो अपने बैठी हुई थी अपने छत पे, और जब ये कहानी तब स्टार्ट होती है कि एक दिन वो सवेरे कमरे में बरामदे में आकर मैंने देखा कि 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुअल जैसे खेल खेल रहे हैं। कि उन्होंने अपने घर के खिड़की से जब क्या देखा कि 2 कौवे एक पौधे के पास छुआ छुअल खेल रहे हैं, तब उन्हें ये नहीं पता था। तब ये काकभुसुंडी भी विचित्र पक्षी है। उन्होंने क्या बोला? काकभुसुंडी। तो काकभुसुंडी किसको बोलते हैं? कौवे को बोलते हैं। ठीक है, तो कौवे को उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन यहाँ पे भी लिखी, एक साथ समादृत, अनादृत, अति सम्मानित, अति अवमानित। ये इन्होंने ऐसा क्यों कहा? तो सबसे पहले ये समझा देता हूँ, समादृत और अनादृत। समादृत मतलब कि इनका कहने का मतलब ये था कि हमारे जितने भी पूर्वज हैं, जब पितृपक्ष का टाइम आता है, जब श्राद्ध का टाइम आता है, तो वही कौवे को हम बहुत पूजते हैं। ठीक है, क्योंकि वही हमारे पूर्वज बन के आते हैं। ये और किसी भी पक्षी में ये नहीं है, ये सिर्फ कौवे के अंदर है। उसके बाद और ये अनादृत क्यों होते हैं? क्योंकि सब जानते हैं कि कौवे की काय काय से सबके कान में कर्कश सी आवाज़ आती है, जो कोई भी सुनना नहीं चाहता। सेम कलर कौवे की भी होती है, सेम कलर कोयल की भी। कोयल जहाँ एक मीठी आवाज़ देती है, वहीं पे एक कर्कश आवाज़ लेके आती है। तो जब महादेवी वर्मा जी अपनी छत पे बैठी हुई थी, जब देखा उन्होंने कि कौवे खेल रहे थे, तो उन्होंने इग्नोर किया कि शायद खेल रहे हैं। पर उन्होंने जब देखा कि चोंच एक ही जगह पड़ रही है सोनजुई के पौधे में, तो वह वहाँ पे जाके देखा तो एक नन्हा सा जीव जिसको वो मारे जा रही थी, एक छोटा सा बच्चा। वो बच्चा किसका था? गिलहरी का। ठीक है, तो वो छोटे से बच्चे को उन्होंने बचाने के लिए कौवे को भगाया और वो छोटे से बच्चे को लेके अपने साथ आई। तो उस छोटे से बच्चा कहाँ पे मिला था? सोनजुई के पौधे में। यहाँ पे आप लोग गलती क्या करते हैं कि आप लोग क्वेश्चन जैसे आता है कि इस पार्ट का नाम क्या था MCQ में, और आप लोग बहुत जल्दी लिख देते सोनजुई। तो इसका राइट आंसर सोनजुई नहीं, गिल्लू है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि सोनजुई में वो मिला था और गिल्लू चैप्टर का नाम है।
ठीक है, अब कहानी में आगे बढ़ते हैं कि कैसे उन्होंने उसका उपचार किया। ठीक है, सबने कौवे की चोंच, जब वो उसको नीचे लेके आई तो उनके घर वालों का उनका रिएक्शन क्या था, कि आप लोग अपने किताब में भी देख सकते हैं कि सबने कहा कौवे के चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता। पर यह हमारी लेखिका कहाँ मानने वाली थी, वो तो पशु प्रेमी थी, और पशु प्रेमी हार नहीं मानते, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना, उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घाव पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। किसका मरहम लगाया? पेंसिलिन का। ठीक है, रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल ना सका और दूध के बूंदे दोनों ओर ढुलक गई। ये आपने देखा होगा, छोटे बच्चे का भी आप मुंह में जब दूध डालते हो, नहीं पीता तो या तो उसके मुंह से दूध ढलक जाता है, वैसे ही उस टाइम क्या था, गिल्लू असहाय पड़ा था दर्द में और वो उसको होश नहीं था, तो उन्होंने जब दूध पिलाना चाहा तो वो ढुलक गया। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी का टपकाया जा सका। ठीक है, तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी अंगुली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच की मोती जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। ठीक है, अब आप समझ ही गए हैं कि गिलहरी देखने में उसके बाल भी बहुत सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, और उनकी आंखें जो होती है बहुत चमकदार होती है। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। अब यहाँ पे कवित्री एक और लाइन बोलती है कि हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया। जातिवाचक मतलब जाति क्या थी उसकी? प्रजाति जानवर की थी। ठीक है, तो वो जानवर कौन सा था? वो गिलहरी, गिलहरी नाम था। तो उन्होंने व्यक्तिवाचक यहाँ पे क्या नाम दिया कि जब हम नामों से बुलाते हैं, इसलिए वहाँ पे यूज हुआ है व्यक्तिवाचक, तो उसका नाम दिया गया गिल्लू। ठीक है, तो इसने इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की सी डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। आपको ये पता होगा कि हर जीव की एक आयु सीमा होती है, और गिलहरी की आयु सीमा कितनी होती है? 2 वर्ष। तो 2 वर्ष तक जब तक गिल्लू जिंदा था तब तक वो वहीं रहा। अब कहानी को आगे थोड़ा बढ़ा, तो ऐसे ही क्या करता था कि महादेवी वर्मा धीरे धीरे वो घर में इधर उधर खेलने लग गया। ठीक है, वह स्वयं हिलाकर, जो इसमें वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा, वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपने कांच के मनकोसी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था, क्योंकि आपको पता होगा, आपने देखा होगा, जहाँ भी गिलहरी हो, गिलहरी बहुत इंटेलिजेंट होती है। वो एक जगह से दूसरी जगह दौड़ने में देर नहीं लगाती। लेखिका जब क्या करती थी, लिखने बैठती थी, तब उसने अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वो किसी न किसी चीज़ की आवाज़ लगाता रहता था। ठीक है, और फिर क्या करता था, महादेव जी की सिर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सिर तक ऊपर नीचे करता रहता था, जब तक उनका ध्यान ना जाए। जब घर में छोटा बच्चा होता है वो भी ऐसी खेलकूद करता है तब तक जब तक बड़ों का उसके ऊपर ध्यान ना जाए। ठीक है, तो ऐसे ही जब तक महादेवी वर्मा जी उसको पकड़ने नहीं उठते थे तब तक वो यही सब खेलकूद करता रहता था। ठीक है, तब क्या करती थी, वो उसको पकड़ के एक लिफाफे में उसको डाल के उसको खड़ा कर देती थी, और ताकि वो अपना सारा काम कर सके, और वही लिफाफे में वो खड़ा खड़ा सब कुछ देखता रहता था कि महादेवी वर्मा जी क्या कर रही है। ठीक है, भूख लगने पे जैसे बच्चे आवाज़ करते हैं वैसे ही गिल्लू भी चिक चिक की आवाज़ निकालता था। तो उसके लिए काजू या बिस्कुट महादेवी वर्मा जी देती थी, काजू के और बिस्कुट के टुकड़े। तो उन्होंने ये नोटिस किया कि गिल्लू को खाने में काजू बहुत पसंद था। तो ये भी अब कई बार क्वेश्चन आता है, गिल्लू को खाने में क्या पसंद था? गिल्लू को खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? काजू। ठीक है, अब वो आराम से उसको पकड़ के अपने लिफाफे में खड़े खड़े उसको आराम से खाता रहता था। फिर गिल्लू का जीवन का पहला बसंत आया। पहला बसंत मतलब साल को 1 साल पूरा होना। ठीक है, नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर छिक छिक करके न जाने क्या कहने लगी।
कि जब उनके बाहर ऐसा होता है कि अगर एक आपने किसी जानवर को घर में पाला हुआ है तो बाहर के जानवर समझ जाते हैं और वो अपनी भाषा में बात करके उसे बुलाना चाहते हैं। ऐसे ही जब महादेवी वर्मा जी की खिड़की पे आके कई सारी गिलहरियाँ चिक चिक करने लगी तो महादेवी वर्मा जी को लगा कि चलो अब गिल्लू बड़ा हो गया, 1 साल का हो गया, स्वस्थ हो गया, तो इसको आज़ाद छोड़ देना चाहिए। तो उन्होंने अपनी खिड़की में से एक कोना निकाल के उसको आज़ाद छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो उसको डाली पे और खिड़की पे इसलिए रखती थी क्योंकि उनके घर में बहुत सारे पशु थे, कोई और उनको हार्म ना पहुंचा पाए, इसके लिए उसको उसको डाली पे रखा हुआ था ताकि उस तक कोई पहुंच ना पाए और उसको कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। तो यहाँ पे क्या किया, महादेवी वर्मा जी ने खिड़की को एक कोना खोल दिया जिससे गिल्लू बाहर चला गया। तो उससे गिल्लू बाहर चला गया, उनको लगा कि चलो भाई गिल्लू अपने परिवार में मस्त बन गया। पर जैसे ही वो कॉलेज गई और कॉलेज से वापस आई तो उन्होंने देखा कि गिल्लू अपने आप ही अंदर आ गया और वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। ठीक है, और महादेवी वर्मा जी के आते ही सिर से पैर तक, पैर से सिर तक फिर दौड़ने लगा। इससे महादेवी वर्मा जी समझ गई कि ये जाता है खेल के और वो उसी समय पे आता था। जब जब महादेवी वर्मा जी कॉलेज के लिए जाती थी तो वो निकल जाता था और जैसे ही उनको आने का टाइम होता था तो वो आ जाता था। इसी के साथ क्या करता था, जब वो मेरे कमरे के से बाहर जाने पर वो खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता था और दिन भर गिलहरियों का झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वो खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई, क्योंकि आप जानते हो कि घर में कोई है और उस बच्चा उसको चौंकाने के लिए जैसे बॉल खेलता रहता है, वैसे ही गिल्लू की भी हैबिट हो गई। कैसे करता, कभी पर्दे को चूर्ण में तो कभी सोनजई की पत्तियों में जाके छुप जाता। और मेरे पास बहुत सी पशु पक्षी है, उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी और मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। तो लेखिका यहाँ कहना चाहती है कि जितने पशु उन पक्षी उन्होंने पाले हुए थे आज तक उनके साथ थाली में बैठ के कोई नहीं खाता था। यह बस गिल्लू ही इकलौता उनका फेवरेट जानवरों में से एक था जो उनके थाली में उनके साथ बैठ के ही खाता था। ठीक है, बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहाँ बैठकर वो मेरी थाली में एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता था। तो सोचिए एक जानवर होके वो कितना समझदार था। ठीक है, तो यहाँ लिखती है कि काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू न मिलने पर वो अन्य खानों की चीज़ों को तो लेना बंद कर देता था। वो इतना शरारती हो गया था कि उसको सोचो काजू नहीं मिलता था तो वो दूसरा कुछ और खाने को राजी भी नहीं होता। ठीक है, उसी बीच क्या हुआ, महादेवी वर्मा जी का एक्सीडेंट हो गया। तो जब तक हॉस्पिटल में थी तो गिल्लू आता था, गेट खोलने पे जाके देखता था, जब महादेवी वर्मा जी को नहीं पाता था तो वो वापस अपने घर पे जाके बैठ जाता था, मतलब अपने झूले में जाकर बैठ जाता था। ये तब और वो कुछ खाता भी नहीं था। इनको कब पता लगा, जब वो हॉस्पिटल से घर आए तब उनको, जब उन्होंने सफाई की तब उनको बहुत सारे काजू के टुकड़े उसमें मिले। तब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि गुल्लू जब महादेवी वर्मा जी हॉस्पिटल में थे तो गुल्लू क्या करता था। तो गिल्लू का आंसर क्या होगा कि गिल्लू झूले में बैठा रहता था और वो जो खाने का दिया जाता था वो भी नहीं खाता था। ठीक है, जब वो घर आई और उनके अस्वस्थता में वो तकिए पर सिराने पर बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से उनके सिर के बालों को इतने हौले हौले सहलाता फिर रहता, फिर उसका हटना एक अपरिचारिका के हटने के समान लगता। कि गिल्लू इतना अच्छा हो गया था कि जब महादेवी वर्मा जी अपने घर में आराम कर रही होती थी, जो हॉस्पिटल से आने के बाद वो आराम कर रही थी, तब वो उनके बगल में ही जाके बैठा रहता, उनके सब में मालिश करता। अपरिचित मतलब ये होता है कि कोई आपके देखभाल कर रहा है और अचानक वहाँ से हट जाए, तो गिल्लू नहीं होता था तो उनको ऐसा ही फील होता था। और गर्मियों जब वो दोपहर में काम करते रहते तो गिल्लू ना बाहर जाता ना अपने झूले में बैठता। वो उनके मेरे निकट के साथ गर्मी से बचने का शर्त था, उसने नया उपाय भी खोज लिया था कि महादेवी वर्मा जी अपना काम करती रहती और उनके बगल में जो सुराही था गिल्लू जाके उस पर लेटा रहता। तो गिलहरियों का जीवन 2 वर्ष का होता है। ये वहाँ थोड़ी सी सैड स्टोरी है पर सुनने में थोड़ा सा अच्छा भी लगता है और थोड़ी सी दिल भी उदास हो जाता है, क्योंकि यार जब आप किसी कहानी को सुनते हैं या समझते हैं तो उससे आप दिली रूप से जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो गिलहरी के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत
आ ही गया। 2 साल उसके पूरे हो गए। दिन भर उसने ना कुछ खाया और ना बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह मेरी उंगली पकड़कर हाथ से चिपका रहा। ठीक है, जब उसका एंड टाइम आया तब भी वो महादेवी वर्मा जी की उंगली पकड़ के चिपका रहा था, जिसे उसने अपने बचपन की मरणास्थान स्थिति में पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन के जागने के लिए सो गए। ठीक है, तो उसका झूला उतार कर रख दिया गया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार फिर चिकचिक करती रही और सोनजुई का बसंत आता ही रहा। तो सोनजुई की लता के नीचे गिल्लू की समाधि दी गई, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी उसे लघुघात किसी बसंती दिन जूही के पिता छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। तो इसी के साथ गिल्लू की कहानी भी यहाँ समाप्त होती है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और यहाँ पे मैं एक और छोटी सी बात कहना चाहूँगा दोस्तों, कि कई बच्चों को होती है कि भाई आप कहानी सुनते हो या बुक कईयों के पास अवेलेबल नहीं हो पाती है, तो मेरी एक छोटी सी कोशिश रहेगी कि मैं बुक से देख के वीडियो बनाऊँ। ठीक है, ताकि आपको लाइव जिसके पास बुक नहीं है वो भी बच्चा आराम से पढ़ सके। और आपको एक चीज़ ध्यान रखने की वाली बात है कि आप लोगों के 100 नंबर के पेपर होते हैं, जिसमें 80 नंबर की थ्योरी होता है, 20 नंबर का टीएमए होता है। आप लोगों की बुक्स में टीएमए के चैप्टर्स अलग होते हैं और फाइनल के चैप्टर्स अलग होते हैं। तो इस पर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको टीएमए के भी बारे में समझाऊंगा कि टीएमए कैसे होता है, टीएमए किस सब्जेक्ट में कितने चैप्टर आ रहे हैं, उसके मैं आपको लिस्ट भी बता दूंगा। उसके बाद आपको टीएमए की भी तैयारी कराऊंगा। तो आप लोग जिसका टीएमए की तैयारी करना चाहते हैं वो आराम से जुड़ सकते हैं। और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्दी मिलेंगे। ठीक है, और जो पहली बार आ रहे हैं तो वो लोग जरूर वीडियो देखिएगा और लोगों तक शेयर करिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी। थैंक यू।